हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक का पहला अध्याय। अध्याय का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे सामने आई थी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे इस अध्याय में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना अध्याय। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। यह बात दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब यह भाषण जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, तो यह भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई कई आवाज़ें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि हमारा आज़ाद देश बहुत ही मुश्किलों से भरा था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात में आज़ाद हुआ था, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी की उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह राष्ट्र निर्माण चुनौतियों की चपेट में है। दोस्तों, हमारे जो नेता थे वह बहुत ही अच्छे नेता थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया आज़ादी के समय। और यह फोटो है जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री थे, के प्राचीर पे भाषण दे रहे थे, उस वक्त का यहाँ फोटो है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो मुख्य 3 चुनौतियाँ देश के सामने थी। पहली पढ़ते हैं। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की समान विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने साकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली जाने वाले लोग, उनकी संस्कृति अलग थी और अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जाता था कि इन विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? दोस्तों, बहुत ही चुनौतियाँ थी हमारे भारत के आगे। उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। दूसरी चुनौती लोकतंत्र कायम करने की थी। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी जो लोकतंत्र को कायम रखने की थी, क्योंकि उस समस्याओं के भीतर हम देश को लोकतांत्रिक सरकार को नहीं चला सकते। आप भारतीय संविधान के बारे में पढ़ ही चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व
मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतंत्र ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी है, लेकिन इतना भर ही काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। और दोस्तों, तीसरी मुख्य चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ एक तबकों का। भारत सरकार चाहती थी कि सारे समाज का भला हो, न किसी एक का। इस मोर्चे पर संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूरी पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीति को तैयार करने की थी। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया? संविधान में तय की गई विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली? इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। दोस्तों, इस पूरी किताब में यही है पूरा, जो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संविधान में क्या होगा, क्या नहीं होगा, संविधान कैसे चलाया जाएगा, कैसे सरकार का निर्माण होगा, इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई इस किताब में। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है, ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने में काबिल हो सके। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानेंगे की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन चुनौतियों का जिक्र किया गया था उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौती थी। दोस्तों, सबसे प्रमुख चुनौती यही थी कि राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने किस तरह की एक साझे इतिहास तथा साझी नियति के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल की चुनौती पर विचार करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट है विभाजन, विस्थापन और पुनर्व्यास। देखिए दोस्तों, 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। आपने इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींचती गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम के 2 कौम का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर दिया गया। नतीजतन पाकिस्तान की मांग ली गई। देखिए दोस्तों, जो मुस्लिम लीग के थे मुसलमान थे जो द्विराष्ट्र सिद्धांत चाहते थे, वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। बार बार उन्होंने जोर दिया ब्रिटिश सरकार पर कि हमारा पाकिस्तान अलग दे दो, हमें अलग कर दो, और यह बहुत ही मुश्किल था। बाद में इनकी मांग ली गई। विभाजन की प्रक्रिया। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और
अमल में लाना और भी कठिन था। दोस्तों यहाँ बात तो की गई पर से अमल में लाना बहुत ही कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। धार्मिक बहुसंख्या को इनकी धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों को अलग किया जाएगा, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम होंगे उस इलाके को पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। इसके मायने में थे कि जिस इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे इलाके पाकिस्तान के भूभाग में होंगे, शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यहाँ की ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा ना था जहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक हो, क्योंकि दोस्तों हर जगह पर मुसलमान थे, कोई एक जगह पर नहीं थे। उनको अलग अलग ले जाना बहुत ही कठिन काम था। ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा पूर्व में थे। दोस्तों दो इलाके थे जिनमें मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, एक तो पूर्वी एक और पश्चिमी था। ऐसा कोई तरीका न था कि दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इसके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गादी के रूप में थी और वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। सहयोग में उनकी आवाज़ अनदेखी की गई और पश्चिम सीमा प्रांत को पाकिस्तान से मान लिया गया। देखिए दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे कि ये एक अलग राज्य बने, एक अलग राष्ट्र बने, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बने। वह बिल्कुल इसके खिलाफ थे। फिर भी उनकी बात को अनदेखा किया गया और पश्चिम सीमा प्रांत को पाकिस्तान मान लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया ने मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी के थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इनमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक इलाके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह था कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह भी पता नहीं था कि वे भारत में या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबुझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक यानी जो कम थे, जैसे कि पाकिस्तान के इलाकों में हिंदू कम थे और जहाँ भारत के इलाकों में मुसलमान कम थे, वहाँ उन सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख की आबादी थी, ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। यह सब लोग एक तरह से सांसत में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस जमीन पर वे उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी जमीन पर वो विदेशी बन गए। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई भी योजना नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं जल्द ही उनको काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा कि वह अपने अपने घरों को छोड़ दे। कई बार तो उसने ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। दोस्तों देखिए, ये है विभाजन का समय। विभाजन का समय बहुत ही त्रासदी भरा साल था। जहाँ पर बात है अल्पसंख्यकों की, वहाँ पर बहुत ही हमले होने लगे और उनको मारा जाने लगा, उनको काटा जाने लगा और यह बहुत ही दुखद परिणाम रहा। विभाजन का परिणाम बहुत ही दुखद परिणाम रहा। अगला
पाठ हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में और अगले एपिसोड में।